हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अनिरुद्ध सिंह राठौर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गेट एग्जामिनेशन किस तरह से आपके बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। तो हाउ गेट एग्जामिनेशन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज गेट एग्जामिनेशन, हाउ इट इज डन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन क्या है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं गेट एग्जामिनेशन को लिखने के लिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको बाकी के एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहली बात, गेट एग्जामिनेशन जो है वो हर साल एक आईआईटी कंडक्ट करती है, और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का पर्पज है कि आपकी इंजीनियरिंग की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाए। इंजीनियरिंग में कितने अच्छे प्रोफिशिएंट हो चुके हैं आप, और ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद या फिर आप इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में भी आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद या थर्ड ईयर में जब आप इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं तो आपका इंजीनियरिंग में प्रोफिशिएंसी लेवल टेस्ट किया और उसके हिसाब से आपका स्कोर बना, और उस रैंकिंग के हिसाब से अगर अच्छी रैंकिंग है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो फर्स्ट लेट अस एक्सप्लोर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो गेट एग्जामिनेशन लिखने की जो सबसे पहला रीजन है, सबसे मेन अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है वो है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आपको डायरेक्ट जॉब मिलना। डायरेक्ट जॉब मिलती है, कम से कम 80,000 का प्लेसमेंट आपका लग जाता है गेट एग्जामिनेशन को क्लियर करते ही। एक इंटरव्यू भी होता है और फिर यू आर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और टेक्नो मैनेजरियल पोस्ट, कुछ ना कुछ एक अच्छे लेवल की आपको पोस्ट मिलती है। 80,000 प्लस और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे EIL, गेल, इंडियन ऑयल, ONGC, सेल, पावर ग्रिड, NTPC, तो हर साल ये कंपनीज वैकेंसीज निकालती हैं जिनकी फुलफिलमेंट होती है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। इन कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज होती हैं महारत्ना PSUs, कुछ कंपनीज हैं नवरत्ना PSUs और कुछ कंपनीज हैं मिनी रत्ना PSUs। साथ ही साथ अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई करने जाते हो और आप अपना गेट स्कोर दिखाते हो तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। गेट स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 2 से 3 साल तक रहती है, डिपेंड करता है। फिर दूसरा जो आपका पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है, उसमें से सेकंड पर्पस गेट एग्जामिनेशन लिखने का होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग किसी IIT से ना कर पाए थे, आपका सपना रह गया था IIT में प्लेस होने का, IIT में जाने का, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है गेट के थ्रू कि आप अपनी MTech डिग्री या हायर स्टडीज आप IIT से कर सकते हो या IISc से कर सकते हो, निटी मुंबई से कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। सो देयर आर सो मेनी IITs, और सारे के सारे IITs अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। तो गेट की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है। फिर उसके बाद गेट और अपॉर्चुनिटीज खोलता है आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज से रिसर्च करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में आ जा सकते हैं आप, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर में है, आप यहां पर भी रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं। या फिर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी, यहां पर भी रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं। और यू कैन गो टू RWTH आशियन यूनिवर्सिटी, ये भी जर्मनी में है। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज जो कि गेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, और इनमें आप अपनी हायर स्टडीज के लिए आप इनमें जा सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। पर आज हमारा पर्पस ये सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना नहीं है। आज हमारा पर्पस है ये देखना कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपने घर में ही रह के या अपने घर के आसपास के इलाके में ही रह के अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के पास रहकर एक अच्छी रेप्यूटेड रिस्पेक्टेबल जॉब चाहते हैं, जैसे कि स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो गेट के थ्रू होता नहीं है। तो वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं और आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या गेट की प्रिपरेशन से वहां पर हेल्प मिलती है आपको। जैसे SSC JEE बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं पर वो गेट की कोचिंग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि SSC JEE और गेट काफी अलग दिखाई पड़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या गेट के एग्जामिनेशन की तैयारी करने से आपको बाकी एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहले तो
जो गेट का एग्जाम का लेवल है वो आप जानते हो कि थोड़ा सा हाई ही रहता है स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन से या एसएससी जेई लेवल के एग्जामिनेशन से। तो अगर आपने गेट की कोचिंग की है तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो टीचर्स भी गेट के लेवल के लिए पढ़ा रहे हैं वो सारी की सारी बारीकियों को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा अच्छे से, गहराइयों तक एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो एसएससी जेई की तैयारी करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते, वो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, और एसएससी जेई या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में एक तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझाने के बजाय कोशिश ये की जाती है रटवा दिया जाए। तो उससे क्या होता है, आप रट्टू तोते हो जाते हो, और वहां पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाता है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। बहुत सारी चीजें रटने वाली जो दिमाग में रखनी होती हैं वो कई बार हम स्किप कर जाते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट उनके पीछे का समझते हो, तो रटने वाली चीजें बहुत कम हो जाती हैं, समझने वाली चीजें आप समझ जाते हो, और फिर उनसे जो रटने वाली चीजें हैं वो भी आप सॉल्व कर लेते हो। तो गेट एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा हाई होने की वजह से, थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से आपको बाकी के एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि गेट का जो एग्जामिनेशन है वो लगभग सारे के सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। आपके इंजीनियरिंग के अंदर किसी किसी ब्रांच में 12 सब्जेक्ट्स हैं, किसी ब्रांच में 14 सब्जेक्ट हैं, किसी ब्रांच में 8 सब्जेक्ट भी हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स गेट एग्जामिनेशन कवर कर लेता है, और जो भी आपका एसएससी जेई या स्टेट सर्विसेज का पेपर आने वाला है वहां पर भी वो सेम एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सेम सब्जेक्ट्स आते हैं, सिलेबस सेम होता है। तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट गेट के सिलेबस के बराबर ही है। तो इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या वाकई में सिलेबस सेम रहता है या नहीं रहता। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेट के सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन सर्वेइंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सारे के सारे जो ग्रीन वाले हो गए ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए। आगे मैं इनको कहूंगा गेट टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और ये दोनों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड वैसे भी हर इंजीनियर को आने ही चाहिए। ओके, सो दीज आर कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये टेक्निकल ब्रांच के हिसाब से सबका अलग अलग होगा। तो अब ये तो हो गया गेट का सिलेबस। अब देखते हैं बाकी के कुछ एग्जांपल्स जो स्टेट सर्विसेज हैं या एसएससी जेई है, कितना सिलेबस गेट के सिलेबस से मिलता जुलता है, कितना सिलेबस अलग है, कितनी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। लेट अस सी। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस ऑफ यूपीपीएससी एई। तो यूपीपीएससी का अभी अभी रिजल्ट भी आया है, तो काफी सारे बच्चे एंथुसियास्ट थे यूपीपीएससी निकालने के लिए, और बहुत ज्यादा क्रेज रहता है यूपीपीएससी का। तो देखते हैं कि यूपीपीएससी का सिलेबस कितना है। तो अगर यूपीपीएससी का सिलेबस गेट के सिलेबस से कंपेयर करके देखा जाए तो गेट के जो टेक्निकल सिलेबस है, जो ग्रीन वाले पार्ट से दिखा गया था, वो सारा का सारा टेक्निकल सिलेबस तो आपका यूपीपीएससी में है ही। तो मतलब आपने अगर गेट की प्रिपरेशन की तो वो वाला पोर्शन तो आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गया। बाकी बचा क्या, एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स। पहले ये कभी गेट में था नहीं, फिर बीच में गेट के अंदर आया, अभी वापस से इसके अंदर स्टील और कंक्रीट बस बचे हुए हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब थोड़ा सा गेट के अंदर भी है स्टील और कंक्रीट वाला पार्ट, बाकी टिम्बर और पेंट वगैरह ये सारा हट गया है। तो एक सब्जेक्ट है जिसका कुछ पोर्शन ऑलरेडी गेट में कवर होता है, कुछ पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। नाउ ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत छोटे हैं, 10 दिन के अंदर कवर हो सकते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आपने गेट की कोचिंग की, 10-15 दिन के अंदर ये कवर कर लिया, और फिर जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा नॉन टेक पार्ट एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा रोज का 1 घंटा आधा घंटा आप निकाल के अगर रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो मतलब कि गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और लगाया, आपका यूपीपीएससी एई क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिहार पीएससी। तो बीपीएससी एई, लेट अस सी। तो यहां पर गेट टेक्निकल सिलेबस प्लस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले की तरह ही बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यानी कि वही 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो कि 10-15 दिन लेंगे, प्लस आपको थोड़ा सा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जनरल स्टडीज, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी, इंग्लिश,
जनरल इंजीनियरिंग साइंस और जनरल स्टडीज। तो ये आप लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, रोज का आधा घंटा 1 घंटा आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, और साथ में अगर इतना कर लिया तो यूपीएससी भी। नेक्स्ट चलते हैं एमपीपीएससी एई का सिलेबस। तो एमपीपीएससी एई में गेट का जो टेक्निकल सिलेबस होगा प्लस मध्य प्रदेश की जनरल स्टडीज, यानी मध्य प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ी मध्य प्रदेश की पॉलिसीज वगैरह, ये सब पढ़ना है। और आईसीटी, आईसीटी भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने मतलब गेट का पूरा टेक्निकल सिलेबस करा। और यहाँ पर एमपीपीएससी एई में तो ये है कि गेट का जो पूरा टेक्निकल सिलेबस है वो पूरा का पूरा एमपीपीएससी एई से मैच करता है। टेक्निकल में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश का जनरल स्टडीज पढ़ा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ा, क्लियर। आईसीटी पढ़ने के बाद खत्म, आपका एमपीपीएससी एई की पूरी प्रिपरेशन हो गई। और जिस लेवल पे बाकी के लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उससे एक लेवल ऊपर ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा एसएससी जेई के लिए भी देख लेते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई आपका टारगेट है तो गेट का टेक्निकल सिलेबस प्लस फिर से वही 3 सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट एक तरह से बस एमपीपीएससी एई में नहीं है, बाकी के लगभग सारे के सारे स्टेट एग्जामिनेशंस में और एसएससी जेई में आते हैं। थोड़ा सा नॉन टेक पार्ट इसमें आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। तो ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है ये आपका गेट के एप्टीट्यूड में ही कवर हो जाता है। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा आप रेगुलर थोड़ा सा अवेयरनेस लेते रहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, कोई न्यूज़पेपर या इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहिए रेगुलरली, तो जनरल अवेयरनेस भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी है तो टेक्निकल जो पार्ट है वो लगभग हर एग्जामिनेशन से मैच करता हुआ है और आपकी जो प्रिपरेशन करवा देगा वो एक लेवल ऊपर करवा देगा। साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस मत जाइए, कॉन्सेप्ट आप क्लास में समझ लीजिए बहुत अच्छे से, और फिर आप जो अपना जो पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, मैंने सारे स्टेट एग्जामिनेशंस कवर नहीं किए क्योंकि हर एक को कवर करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं रहने वाला, 10-15% का अंतर होगा सिलेबस में, सिर्फ इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं रहने वाला। तो आपको क्या लगा, क्या आपको सच में वाकई में ऐसा लगता है कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके जिस स्टेट एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो उस स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, आपको कुछ और करना पड़ेगा? तो कमेंट में बताइए और ये बताइए कि ये सेशन कैसा लगा आपको। अगर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, आपको कुछ और चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।